नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राहुल इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं राहुल सिंह। आज मिडिल ईस्ट के बारे में दोबारा से चर्चा करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से युद्ध की आहटें शुरू हो गई हैं। ये आहटें इतनी तेज़ हैं कि आपको इस अपडेट से आइडिया लगने वाला है कि किस लेवल की तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। यह घटना आने वाले समय में विश्व युद्ध के अंदर तो तब्दील नहीं हो जाएगा। क्या इस घटने के रिटेलिएशन से पूरा मिडिल ईस्ट आग का गोला बन जाएगा? यहाँ पर कई प्रकार के सवाल बनते हैं, क्योंकि अमेरिका ने लगभग ईरान पर हमले करने की प्लानिंग पूरी तरीके से कर ली है। आज के अपडेट के अनुसार अगर कहा जाए तो अमेरिका बिल्कुल से युद्ध के लिए तैयार हो चुका है। इसी के रिलेटेशन में अगर देखा जाए तो ईरान के द्वारा भी कहा जा रहा है कि आओ हम भी आपके युद्ध के लिए तैयार बैठे हैं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा जहां उसके सैनिक बैठे हुए हैं, कतर में या इजराइल में या सऊदी में या यमन में, जहां पर भी बैठे हुए हैं, उन सबको वहां से हटने के लिए आदेश दे दिया है कि आप वहां से हट जाइए, वापस अमेरिका में आ जाइए। क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच जब पहले कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तब ईरान ने कतर के अंदर जो एक बेस अड्डा अमेरिका का बना हुआ है, जो अलदैद जगह पर बना हुआ है, अलदैद एयरबेस के नाम से जाना जाता है, उस पर अमेरिका के एयरबेस पर ईरान के द्वारा अटैक किया गया था। कतर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ईरान ने धमकी दी थी कि अगर अमेरिका कुछ करता है तो मिडिल ईस्ट में उसके ठिकानों को निशाना बनाया ही जाएगा। ऐसे में अमेरिका ने अपने एयरबेस को खाली करने के लिए, सैनिकों को हटने के लिए, वहां से पूरी तरह से खाली करने के लिए आदेश दे दिया है। अमेरिका जिस गति से आगे बढ़ रहा है, यानी कि ट्रंप का आदेश देना कि अब हम सारी वार्ताएं बंद कर दिए हैं और चिंता मत करो प्रदर्शनकारियों, हम आपके लिए मदद करने के लिए आ रहे हैं, इस तरह का संदेश आप इस खबर के अनुसार देख सकते हैं। ये बात मैं तब कह पा रहा हूँ जब एनबीसी न्यूज के द्वारा ये लिख दिया जाता है, ईरानियन डेथ टोल रीच 2000 राइट ग्रुप सेज एज ट्रंप टेल प्रोटेस्टर हेल्प इज ऑन द वे। यानी कि इस न्यूज के द्वारा कहा जाता है कि ट्रंप आ रहे हैं उनकी हेल्प को लेकर के। किसकी हेल्प? प्रोटेस्टर की हेल्प, यानी कि जो ईरान के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों की हेल्प करने के लिए उनकी सहायता रास्ते में लेकर आ रहे हैं। ईरानियन डेथ टोल रीच 2000 राइट ग्रुप सेज, यानी कि ईरान के अंदर प्रदर्शनकारियों की डेथ को 2000 के आसपास में पहुंचा दिया गया है। लेकिन कुछ सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चलता है कि ईरान के अंदर लगभग 12,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। कल मैंने एक वीडियो डाला था जिस पर आपको अपडेट दिया था कि एक प्रोटेस्टर को ईरान सरकार के द्वारा कैप्चर किया गया है और उस प्रोटेस्टर को 14 जनवरी के दिन फांसी दी जाएगी। ये वहाँ की गवर्नमेंट का आदेश था। लेकिन इसी गवर्नमेंट के आदेश को लेकर के यूएस की गवर्नमेंट, यानी कि ट्रंप के द्वारा यूएस के खेमनाई से बात की जाती है और उस प्रोटेस्टर की फांसी की सज़ा को टाल दिया जाता है। जैसे ही एनबीसी न्यूज़ इस खबर को छापता है तो दुनिया में इस न्यूज़ के जरिए से खलबली मच जाती है। इसी के साथ साथ आप इस खबर को भी देखिए, ये खबर को भी एनबीसी न्यूज़ के द्वारा ही चलाया जाता है। इस खबर में एनबीसी कहता है कि ट्रंप लीव यूएस मिलिट्री एक्शन अनक्लियर एज ईरान सेज इट वोंट एग्जीक्यूट प्रोटेस्टर। यानी कि एनबीसी न्यूज़ के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर ट्रंप मिलिट्री एक्शन नहीं करेंगे तो कुछ समय के बाद मैं अपना एयर स्पेस जो बंद किया हूँ उसको भी खोल दूंगा। इसके साथ साथ ईरान ये भी कहता है कि ईरान सेज इट वोंट नॉट एग्जीक्यूट प्रोटेस्टर, यदि कि ट्रंप अगर प्रोटेस्टरों के साथ या प्रोटेस्टरों का समर्थन नहीं करेंगे तो भी मैं एयर स्पेस को खोल दूंगा और अपनी सेना के द्वारा जो पकड़े जा रहे हैं बंदे प्रोटेस्टर, उनको मौत की सज़ा नहीं दूंगा। इसके बाद CNN वर्ल्ड के द्वारा लिखा जाता है कि ट्रंप सेज द किलिंग हैज स्टॉप्ड इन ईरान एज यूएस विद मिलिट्री एक्शन। यानी कि आप इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे कि ट्रंप के द्वारा कहा जा रहा है कि ईरान में हत्याएं रुक चुकी हैं। जब अमेरिका की सैन्य कार्रवाई की उम्मीदें बढ़ गई थी, तब ईरान के द्वारा इन कार्यवाहियों पर रोक लगा दी गई है। जैसे ही अमेरिका के द्वारा ईरान पर हमले की प्लानिंग शुरू कर दी जाती है, उसी टाइम ईरान का आता है और कहा जाता है कि अमेरिका के जितने भी एयर बेसेज मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं उन सभी पर मैं अटैक करूंगा। ये खबर फैलते ही ईरान के द्वारा अपने सारे एयर स्पेस को बंद कर देता है और सारे हवाई जहाज़ अपना रास्ता बदल लेते हैं। एयर इंडिया, इंडिगो, ये सब ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए ये कह देते हैं कि भाई अब हम ईरान के एयर स्पेस से नहीं उड़ेंगे। ईरान ने भी अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया, क्योंकि अगर अमेरिकी कोई फाइटर जेट हमला करने आएगा तो उसे ईरान अपने रडार से समझ जाएगा कि भाई अपना जहाज़ नहीं है, किसी का जहाज़ हो सकता है। इस जहाज़ की निगरानी करना और आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी है।
आइडेंटिफिकेशन होते हैं उसको उसी प्रकार से ट्रीट किया जाएगा। इसके साथ-साथ फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों ने भी अपने जहाज़ के जो भी सिस्टम है, जो भी वहाँ की कंपनियाँ हैं, उनको बता दिया है कि किसी भी प्रकार का कोई भी जहाज़ ईरान एयर स्पेस के ऊपर से नहीं गुज़रेगा। और उन देशों के द्वारा भी एक एडवाइज़री जारी की गई है कि वहाँ पर यानी कि ईरान के अंदर वहाँ के जितने भी नागरिक हैं, मज़दूर हैं, शिक्षा वर्ग के हैं, व्यापार वर्ग के हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति वहाँ का है, तो वो जल्दी से जल्दी अपने कंट्री में वापस आ जाए। और यहीं पर आप देख सकते हैं इंडिया के द्वारा भी ये एडवाइजरी जारी की गई है। एक बार पहले भी जारी की गई थी और इंडिया के द्वारा ये एडवाइजरी दोबारा से जारी की गई है। और जो भी इंडिया के राजदूत वहाँ पर बैठे हैं ईरान के अंदर, उनके द्वारा ये नंबर भी रिलीज़ किए गए हैं और उनको कहा गया है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर व्यापार वर्ग, शिक्षा वर्ग, मज़दूर वर्ग, किसी भी प्रकार का कोई नौकर पेशा कुछ भी है, कोई भी व्यक्ति इंडिया का है तो वो जल्दी से जल्द वापस जाए, नहीं जा पा रहा तो इन नंबरों पर खबर पहुँचाए और हम उसको वापस भेजने में मदद करेंगे। और आज ईरान के विदेश मंत्री के द्वारा इंडिया के विदेश मंत्री से बात भी किया गया फ़ोन पर और ये कहा गया कि यहाँ के प्रोटेस्टर के हालात आज के ठीक हैं और इन हालात के ठीक रहने से ही यहाँ की सरकार अच्छे से सर्वाइव कर पा रही है और यहाँ के हालात अब पहले से बेहतर होते चले जा रहे हैं। अमेरिका की बयानबाजी के कारण ही ईरान से कुछ लोग अपने घर, ज़मीन, रिश्तेदार सब कुछ छोड़ करके तुर्की में जाते हुए दिखाई दिए हैं। उनका मानना है कि अब अमेरिका यहाँ पर अटैक करेगा तो हम अपनी जान बचाने के लिए दूसरे देश में विस्थापित हो रहे हैं। बाकी अगर हम बात करें वहाँ के गल्फ़ कंट्री नेशन की, तो गल्फ़ कंट्री नेशन ना कि ईरान के साथ हैं और ना तो खुला अमेरिका के साथ हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये बाद में अगर वार हो जाता है ईरान और अमेरिका के बीच, तो गल्फ़ कंट्री अमेरिका के पक्ष में हो जाएँगी। लेकिन अमेरिका का मानना है कि अगर गल्फ़ कंट्री भी मेरे पक्ष में नहीं आई, तो मेरे साथ मेरा पप्पू बनाया हुआ देश इज़राइल वहाँ पर बैठा है। मैं यहाँ से जाऊँगा और इज़राइल से ही वहाँ पर अटैक करूँगा। इज़राइल से भी नहीं हुआ तो मैं तुर्की में जा कर के तुर्की से अटैक करवाऊँगा। इसीलिए उसने अभी तुर्की में तख्ता पलट किया है और यूएसए के समर्थन में सरकार बनाई है। अगर हम बात करें कि ईरान के साथ कौन-कौन से देश इस वार में आकर के सामने खड़े होंगे, तो ईरान के पक्ष में आने वाला सबसे पहला देश होगा रूस। रूस के आने का कारण ये है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध लगभग 4 साल से चल रहा है, जिसके स्टार्टिंग में ही ईरान के द्वारा कई सारे प्रकार की मिसाइलें और कई सारे प्रकार के ड्रोन रसिया की मदद के लिए भेजे गए थे और आज भी भेजे जा रहे हैं। तो इसके साथ-साथ रूस तो खुल कर के आना ही पड़ेगा क्योंकि ईरान ने इतनी मदद की है रूस की, तो उसका भुगतान तो रूस को करना ही पड़ेगा। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की या फिर ब्राज़ील की जो कि ब्रिक्स कंट्री हैं, क्योंकि ब्रिक्स कंट्री को ही अमेरिका के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। अगर हम बात करें चाइना की, तो कुछ एनालिसिस एक्सपर्टों के द्वारा कहा जा रहा है कि चाइना अपने मतलब के लिए ईरान के साथ खड़ा हो सकता है, क्योंकि ईरान का काफ़ी सारा तेल चाइना खरीदता है और चाइना से काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी ईरान लेता है। तो इस अपने बाज़ार को बनाए रखने के लिए चाइना यहाँ पर आ सकता है और ईरान एयर स्पेस मिनिस्ट्री के द्वारा कहा जाता है कि चाइना का एक जहाज़ यहाँ पर आता हुआ देखा भी गया है अभी लेटेस्ट में, जो कि अमेरिका को काउंटर करने के लिए आया है। ईरान के द्वारा भारत को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भेजा गया है और जिसमें कहा गया है कि जो देश अमेरिका के खिलाफ में रह कर के या अमेरिका के साथ रह कर के आज बिल्कुल शांत बैठे हैं, ऐसे माहौल में किसी का साथ नहीं दे रहे हैं, उन देशों का भी नंबर आएगा, लेकिन एक-एक करके नंबर सभी का आएगा। यानी कि ईरान के द्वारा कहा जा रहा है कि देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। बात करें इजराइल के प्रेजेंटेशन करने वाले व्यक्ति नेतन्याहू की, तो नेतन्याहू को कहा जा रहा है कि नेतन्याहू का जहाज़ को ग्रीक जाते हुए देखा गया है। नेतन्याहू को जैसे-जैसे अनुमान लगता है कि अब माहौल ख़राब हो रखा है और ईरान के द्वारा अटैक कभी भी इजराइल पर किया जा सकता है, क्योंकि ईरान का सबसे पहला टारगेट इजराइल होगा। एक्सपर्ट एनालिसिस्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फीफा शांति पुरस्कार यानी कि फीफा नाम के नोबेल पुरस्कार दिया गया है और शांति पुरस्कार उनको नहीं दिया गया है, तब से उनके मन में एक भय बैठ रखा है कि जब मैं शांति के नाम से नहीं जाना जा सका, तो मैं अशांति के नाम का महापुरुष ही बन जाऊं। इसीलिए वो दुनिया में अशांति लाते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अभी ईरान का नंबर है, इसका अगला नंबर ग्रीनलैंड का होगा। ग्रीनलैंड पर उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर डेनमार्क आसानी से देना चाहता है तो आसानी से दे दे, अगर आसानी से नहीं देना चाहता है तो हम वहाँ पर
सैनिक कार्यवाही करके ही उसको ले लेंगे, लेकिन हमें ग्रीनलैंड चाहिए। ग्रीनलैंड की बयानबाजी के बाद ही ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन इन जैसे देशों के द्वारा अपनी अपनी सेनाएं वहां पर भेज दी जाती हैं और उनके द्वारा ये कहा जाता है कि डेनमार्क के कहने पर हमने अपनी अपनी सेनाएं भेजी हैं, बाकी हमारा मन तो था नहीं वहां पर अपनी सेना भेजने का। इसके साथ देखा जाएगा कि क्या कुछ दिन के बाद डेनमार्क का कब्जा हट जाएगा ग्रीनलैंड से और अमेरिका का कब्जा वहां पर हो जाएगा क्या। तो देखना है कि क्या यूरोपीय यूनियन या नाटो देश मिल करके अमेरिका का सामना करेंगे या फिर चुपचाप बैठे रहेंगे, अमेरिका आएगा और ग्रीनलैंड को कब्जे में ले लेगा। यही पर बात देखने की है। और रूस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर ग्रीनलैंड को आप नहीं बचा सकते हो तो आप मेरी शरण में आ जाओगे, तो मैं ग्रीनलैंड को भी बचा दूंगा और आपकी भी सेफ्टी कर दूंगा। लेकिन बात कहाँ पचती है ये यूरोपीय देशों को, पश्चिमी देशों को, यूरोपीय यूनियन को। यूरोपीय यूनियन कहता है कि हम बिक जाएंगे लेकिन हम अमेरिका के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो रूस कहता है कि ऐसे ही धीरे धीरे करके एक एक करके आपको खाता जाएगा अमेरिका और आप ऐसे ही दबे के दबे रह जाओगे। अमेरिका के द्वारा कहा जा रहा है कि या तो ग्रीनलैंड के ऊपर रूस या तो चाइना का कब्जा हो जाए, नहीं तो फिर अमेरिका कब्जा कर लेगा। वहां पर ग्रीनलैंड से डेनमार्क की सरकार को हटाना ही होगा। इस बात को लेकर के ग्रीनलैंड में काफ़ी सारे प्रदर्शन किए जाते हैं, लेकिन प्रदर्शन में सबसे बड़ी बात देखने की ये है कि वहाँ पर प्रदर्शन ज़्यादा भीड़ में नहीं किए जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर सम्मिलित उस प्रदर्शन में नहीं होते हैं। लेकिन उनका कहना है प्रदर्शनकारियों का कि हम डेनमार्क के साथ ही ठीक हैं, हमें अमेरिका में नहीं जाना है और हमें अमेरिका में नहीं मिलना है। इसके साथ साथ इसी भाषणबाजी के साथ वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा भी कहा जाता है कि हम डेनमार्क के साथ ही ठीक हैं, हमें अमेरिका में नहीं मिलना है। बात वहाँ के प्रदर्शनकारियों की करें तो वहाँ के प्रदर्शनकारियों की एवरेज एज लगभग देखी गई है, लगभग 60 से 70 साल की एज के लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि वहाँ के जो भी लोग हैं वो लगभग एजेड व्यक्ति हैं, वहाँ पर नौजवानों की संख्या कम है, जिसके कारण वहाँ पर युद्ध करना अमेरिका के लिए आसान होगा और ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने के लिए उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन देखा यह जा रहा है और ये भी समझा जा रहा है, एनालिस्टों के द्वारा कहा जा रहा है कि जैसे ही ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा होगा वो 51 नंबर का राज्य बन जाएगा अमेरिका का और 52 नंबर पर नंबर होगा कनाडा का, जो कि कनाडा आज चुप है लेकिन बाद में नंबर आएगा, इसका भी नंबर आएगा। और जो यूएस का एक अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है ईरान के पास में, जो वहाँ पर सेना का अड्डा है, नेवी का अड्डा है अमेरिका का, वहाँ पर तैनात कर दिया गया है। इस एयरक्राफ्ट के द्वारा अमेरिका ईरान पर नज़र बनाए रखेगा। ईरान में हो रहे आंदोलन में मारे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग 12,000 से ज़्यादा हो चुकी है। तो दुनिया को इस चीज़ को लेकर के देखने, सोचने, समझने की ज़रूरत है कि क्या ईरान सही कर रहा है या ईरान में प्रोटेस्टर सही कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए ईरान की सरकार की तरफ से, तो ईरान की सरकार कह रही है कि हमारे नियम कानून सब ठीक हैं, प्रोटेस्टर एक आतंकवादी हैं जिनको बढ़ावा अमेरिका दे रहा है, अमेरिका चाहता है कि यहाँ पर तख्ता पलट हो, इसलिए ये प्रोटेस्ट शुरू किए जा रखे हैं। अगर हम बात करें ईरान में हो रहे प्रदर्शनकारियों की तरफ से, तो उनका कहना है कि जो पुराने ज़माने से बुर्का पहनने का सिस्टम चल रखा था, जो भी इतिहास में सांस्कृतिक थी मुस्लिम धर्म में, तो वो आज ख़त्म कर दी जाए, क्योंकि जनरेशन चेंज हो चुकी है और नए ज़माने का दौर चल रहा है। और उनके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि हमारे को फ्रीडम होनी चाहिए, हम कहीं भी अपने मन से आ जा सकें, जिससे कि देश के अंदर भी आने जाने में किसी भी प्रकार की रोक टोक ना हो। और यहाँ पर जो टैरिफ लगे हैं अमेरिका के द्वारा, लगाए गए टैरिफों को कम किया जाए, जिससे यहाँ की जो करेंसी है, करेंसी थोड़ा से अपग्रेड हो, और करेंसी अपग्रेड होगी तो वहाँ की जीडीपी बढ़ेगी, जिससे वहाँ के तेल और आयात निर्यात में मदद मिलेगी। उनका ये भी कहना है कि जैसे ही जीडीपी की ग्रोथ होगी तो वैसे यहाँ पर भूखमरी, बेरोजगारी ये सब खत्म होगा और सऊदी जैसे देश, यमन जैसे देश, कतर जैसे देश की जीडीपी हमारी भी हो जाएगी। एक टाइम आएगा जब हम भी ऊपर उठेंगे और अच्छी टेक्नोलॉजी के संसाधन बनेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। दुनिया की टॉप हेडलाइन के अनुसार आपकी अपनी राय क्या है? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।